हम लागू नहीं होने देंगे। यानी कि आप भी लोगों को गलत सलत बातें बता रहे हैं, आप मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुसलमानों से क्या लेना देना, कोई मुझे यह बात बताए मुसलमानों का क्या लेना देना है। यह तो हिंदुओं के लिए और माइनॉरिटीज के लिए। वो 3 मुस्लिम देश जहां पे इनका जीना दूभर हो गया है, उनको बचाने का एक तरीका है। यानी कि देखिए, यानी कि रोहिंग्या यहां पे आता है तो यहां पे लेफ्ट लिबरल्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं घर पे दामाद आ गया इनके, पकवान बनाओ, ढोल ताशे बजाओ, गाजा बाजा लेकर आओ। हिंदू वहां से आ गया, इनको मौत आ जाती। बिकॉज देखो, आप सेक्युलर बनो, मैं कह रहा हूं आप लाख बार सेक्युलर बनो, पर यार हिंदू के जो गले पे चाकू रखा है, जो हमारे सिख भाई के गले पे चाकू रखा है, डोंट बिकम सेक्युलर एट हिज कॉस्ट। फिर इससे हेट्रेड पनपता है, फिर आपका दोगलापन एक्सपोज होता है। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट लेडी। बहुत पहले मेरी ट्विटर पे एक से बहस हुई थी, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द लेडी। जब मैंने बोला कि यहां पे रोहिंग्याज हैं बेंगलोर में, नहीं हम लोग बड़े लार्ज हार्टेड हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रोहिंग्या, ये सब लोग बेवकूफ हैं। दीज पीपल आर फूल्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर हु स्पीक लाइक दिस। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग लार्ज हार्टेड और नॉट लार्ज हार्टेड, दे हैव ब्रोकन द लॉ। ये गलत तरीके से आए हैं, जो भारत में कानून तोड़ के, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके, भारत का आईपीसी वायलेट करके जो देश में आता है, उसको आप वीआईपी मानते हो, उसको आप इलेक्शन के कार्ड देते हो, उसको आप बोलते हो ये ले पैन कार्ड, ये ले आधार कार्ड, तू आज से इंडियन सिटीजन है, चाहे इलीगल तरीके से देते हो आप। 100% इलीगल फ्रॉड चल रहा है, राइट। लेकिन जो सही तरीके से आना चाहता है, क्योंकि वो हिंदू है, आप उसको आने नहीं दोगे, फिर आपको मौत आती है। फिर कहते हैं भारत में हिंदुत्व हो रहा है। कहां पे होगा? मंगोलिया में होगा हिंदुत्व, साउथ अफ्रीका में होगा हिंदुत्व। भाई सबको बराबर हुकूक मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, मेरी सिंपल सी ये बात है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये गेम क्या है पूरा। ये गेम समझना बहुत आवश्यक है, गेम समझना बहुत जरूरी है। और गेम क्या है? गेम ये है कि इनकी जो ऑब्जेक्शन है, एक तो इन्होंने सीए करके बहुत गंद मचाया, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे कोई भी हो, इन्होंने बहुत कंफ्यूजन मचाया है, बहुत कंफ्यूजन कि किसी तरीके से वहां पे जो सीएए के खिलाफ जो मुस्लिम भाई बहन प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, उनको बताया कि तुम्हें देश से निकाल देंगे, तुम्हें देश से निकाल देंगे। क्यों नहीं? तुम्हारे लिए है ही नहीं वो, तुम्हारा कोई मैटर ही नहीं है। सीएए का मुसलमान से कोई लेना देना है ही नहीं, ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना अफ्रीका में, ना कहीं और। तुम्हारा मैटर है ही नहीं। जब तुम्हारा मैटर है ही नहीं तो फिर तुम्हारा क्या लेना देना भाई? अब उनसे पूछा कि क्या आपने सीए पढ़ा है? नहीं, पर हमें ऐसा बताया गया कि मुसलमानों को निकाल देंगे, पता नहीं। और अपने खुद के लोगों से झूठ बोलना कि तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। क्यों? कोई क्यों निकाल देगा तुम्हें भाई? और किसकी हिम्मत है कि अगर कोई मुसलमान भाई बहन है और उसका यहां पे भारत की सिटीजनशिप है, उसका भारत का कोई उसका आधार कार्ड है, किसकी औकात है तुम्हें निकाल देगा यार? किसकी औकात है? कोई निकाल देगा तुम्हें? ये जंगल का कानून चल रहा है यहां पे। और किसने बोला निकाल देगा? ये सब कुछ नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं, तुम्हें डरा रहे हैं ये लोग, ठीक है? ये तुम लोग को डराते हैं बार बार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कि डर के मारे रहो। कोई किसी को नहीं निकाल रहा, ना किसी की औकात कोई किसी को निकाल दे। अब दोस्तों मैं आता हूं कि क्यों सीए से ये लोग नफरत करते हैं। ये जो लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस का मैंने नाम लिया, इनको असली डर सीए से नहीं है, इसको असली डर है एनआरसी से। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे आता हूं एनआरसी का। और एनआरसी भी आएगा और मोदी जी आएंगे, तीसरी बार मोदी जी आएंगे, उनका हैट्रिक लगेगा, उसके बाद एनआरसी भी आएगा। पहले ऐसा था कि सीए एनआरसी एक साथ, अब सीए एनआरसी को डीलिंग कर दिया। पहले सीए आ गया, अब एनआरसी आएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस क्या कहता है, जिसकी वजह से इनके गला सूखा हुआ है? आप समझ लीजिए ना, इनका गला क्यों सूखा हुआ है। इनका गला इसलिए सूखा हुआ है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस ये कहता है कि भारत में गैर कानूनी तौर से रेफ्यूजी आ गए हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको वापस भेजेंगे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी ये काम कर चुके हैं रोहिंग्यास के साथ। और मैं कह रहा हूं इसमें क्या गलत है यार? आप मुझे बता दो ये गलत है तो मैं मान जाऊंगा। आप बता दो कि सर इसमें यह गलत है, क्यों कोई गैर कानूनी तरीके से। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैंने तो यूके की गवर्नमेंट के लिए मैंने कितने बार बोला है, कनाडा की गवर्नमेंट के लिए बोला है, यूएस की गवर्नमेंट के लिए बोला, कोई भारतवासी, वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से आपके देश में आता, लात मार के निकालो उसको बाहर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैर कानूनी है। अगर कोई हिंदू, मैं यहां तक कह रहा हूं, अगर कोई हिंदू गया है गलत तरीके से अमेरिका, यूके, यूएस, कहीं भी अपने यूरोप शोरोप जहीं पे भी उनको जाना है, ऑस्ट्रेलिया जहां पे भी जा रहे हैं, अगर गलत तरीके से गया है, प्लीज डिपोर्ट हिम इमीडिएटली। यू कांट ब्रेक अ कंट्रीज लॉज भाई। आपका दिल बड़ा है, ये वो लोग हैं,
जो रोहिंग्या के लिए जिसको कहते हैं ना कि आंख से खून के आंसू निकल रहे हैं इनके, वो लोग जो अपने घर में, मैं कई बार बोल चुका हूं, अपने घर में 3-3 ताले निकल के तभी जाते हैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए। अपना घर क्यों नहीं खोलते? घर में 3 ताले और देश के दरवाजे खोल दो, कोई भी आए, कैसे आए। एनआरसी भी होगा एंड नोबडी हैज अ बिजनेस कमिंग इलीगली इनटू दिस कंट्री। वॉट एवर इज रिलीजन, वॉट एवर इज फेथ, आप गलत तरीके से इस देश में नहीं आ सकते, आपको डिपोर्ट करा जाएगा। और मैं सीएए का तो समर्थन करता ही हूं, सीएए से कहीं ज्यादा मैं एनआरसी का भी समर्थन करता हूं। हमारे सिख भाई हैं, ठीक है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा साहब है, वहां पे उनके जो हेड ग्रंथी हैं उनकी बेटी को किडनैप करके ले गई है। और करतारपुर साहिब की क्या मान्यता है सिखों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, आप सबको पता है। उसकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या औहदा है, क्या स्टेचर है, क्या मयार है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि करतारपुर साहब क्या चीज है, व्हाट इज इट। उसके हेड ग्रंथी की बेटी को नहीं छोड़ा, ये ऐसे लोग हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान से हम हिंदू और सिख भाइयों को लेकर वापस आए? खत्म कर दिया वहां पे सबको, खत्म कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके रोहिंग्या के वोट मिलने चाहिए भाई, इनको रोहिंग्यास के वोट मिलने चाहिए। जब इनको रोहिंग्या के वोट मिल जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, भारत गया भाड़ में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चुनाव से मतलब है, चुनाव होगा, जीतेंगे, पैसा होगा। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को, अब ये लोग फिल्म एक्ट्रेस फ्लाइट पकड़ती है, मैं नाम नहीं लूंगा उस फिल्म एक्ट्रेस का, फ्लाइट पकड़ती है बॉम्बे से, दिल्ली आती है और दिल्ली में कहती है मैं कागज नहीं दिखाऊंगी, मेरे पास कागज नहीं है। बहन एक बात बता, तू जहाज पे कैसे चढ़ी थी? सीआईएसएफ का जो वहां पे सिपाही था, जब उसने बोला कि मैडम आईडी कार्ड दिखाओ, आपने क्या बोला? मैं कागज नहीं दिखाऊंगी। और ये कागज कौन से मांग रहे हैं? इवन फॉर एनआरसी, अभी सीए की बात करनी चाहिए, ये कौन से कागज मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके पास आधार कार्ड है? नहीं है। पैन कार्ड है? नहीं है। इलेक्शन कार्ड है? नहीं है। पासपोर्ट है? नहीं है। कोई बैंक में आपका अकाउंट है? नहीं है। कोई बात नहीं, आप जहां पे पैदा हो, किसी अस्पताल में पैदा हो? नहीं है साहब, हम अस्पताल में, हम तो पेड़ में पैदा हुए। चलो ठीक है, पेड़ में पैदा हुए, कोई बात नहीं। आप कभी किसी स्कूल में नहीं गए? नहीं साहब, हम किसी स्कूल नहीं गए। क्या आप कभी अस्पताल में भर्ती हुए, उसका आपके पास? नहीं साहब, वो भी नहीं है हमारे पास। क्या आपके गांव में 3-4 ऐसे लोग हैं जिसमें शामिल सरपंच है जो गवाही दे सकता है कि ये भाई हमारे गांव का है? नहीं साहब, ऐसा हम गांव का ही नहीं है, हमारे कोई गवाह। तो बेटा, अगर तुम में से ये सब कुछ भी नहीं है तो तुम रोहिंग्या हो या तुम बांग्लादेशी हो और तुम चोरी से भारत के अंदर घुसे हो। ये फैक्ट है तुम्हारा असली। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं मान सकता हूं कि, और आजकल तो ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज अ बैंक अकाउंट यार, एवरीबडी हैज अ बैंक अकाउंट। आप कह रहे हो बैंक अकाउंट भी नहीं है, आप ये कह रहे हो कि आपके गांव में, आप जिस गांव में आप कहते हो आप पैदा हुए, आप पले बड़े, उस गांव में आपको कोई नहीं पहचानता। आप कह रहे हो कोई नहीं पहचानता आपको। तो भाई साहब, इसका मतलब यह है, अब मैं बोलूं कि मैं 25 साल से एक खास कॉलोनी में रह रहा हूं, लेकिन मुझे पहचानता कोई नहीं है। मैं चुपचाप रात के 3 बजे आता हूं, 5 बजे फिर निकल जाता हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता। तो फिर तो मैं झूठी बोल रहा हूंगा। तो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी है सीएए की। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, सबको मिलकर आपने बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत अच्छा है। हिंदुओं को लाइए यहां पे, उनकी जान बचाइए, सिख भाइयों को लाइए, ईसाइयों को लाइए, बौद्ध, जैन, पारसी, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर आइए। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, जानवर के बच्चे हैं जमात इस्लामी वाले। पाकिस्तान में तो पूरा ही बेड़ा करके उस मुल्क का, और अफगानिस्तान में आप जानते हैं क्या हाल है। इनको जल्दी लेकर आइए और प्लीज कंसिडर इट एन इमरजेंसी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। सीएए लागू होने के बाद देश में जहां एक तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ और जोरदार विरोध भी कर रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर और राजनीतिक टिप्पणीकार कमर शीमा ने इस मुद्दे पर खास बातचीत भी की। उनका मानना है कि सीएए को लागू कर मोदी सरकार ने अपनी मंशा दुनिया के सामने साफ कर दी है। चीमा के मुताबिक पाकिस्तान तो हमेशा से ही भारत के निशाने पर रहा। जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पेश किया था, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को ही निशाना बनाया था। हाल ही में वहां भारत में राम मंदिर भी बना है। उनके भाषण से उनकी मानसिकता साफ झलकती है। मोदी सरकार ने एक दिशा तय कर ली है, वह उसी दिशा में खास तरीके से काम कर रहे हैं। चीमा के मुताबिक सीएए के लागू होने के बाद से भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब हुए हैं। यही नहीं, कई अन्य देशों के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वह हिंदू विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ेंगे।
पाकिस्तानी यूट्यूबर के मुताबिक भारत की मौजूदा सरकार सीएए के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि भारत में मुसलमानों की जगह अब पहले की तरह नहीं है। वह अपने देश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ लोग उनके इस स्टैंड को गलत समझते हैं, लेकिन इससे मोदी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे एक तरफा जीत हासिल करते हुए चुनाव जीते हैं। यही वजह है कि वे अपने मन मुताबिक नीतियां लागू कर रहे हैं।